नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। चुनाव में जीत के बड़े लक्ष्य को हासिल करने में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार अपने प्रचार अभियान को धार दे रहे हैं। गृह मंत्री शाह की प्रचार नीति के तहत विपक्ष के परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर जोरदार हमला किया जा रहा है और साथ ही सनातन धर्म के खिलाफ होने के लिए भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी के आक्रामक प्रचार ने विपक्ष की सारी रणनीति पर पानी फेर दिया है और वो पूरी तरह से बचाव की मुद्रा में आ गया है। विपक्ष को इसी हालात में पहुंचाना बीजेपी की प्रचार नीति है और इसमें उसे जबरदस्त सफलता मिल रही है। बीजेपी ने देश भर में अपने विस्तार के लक्ष्य को इसी की बुनियाद पर वो हासिल करने में जुटी हुई है। गृह मंत्री शाह की जीत की तैयारी पर पेश है हमारी एक खास पेशकश, सनातन की जयकार, शाह का आर पार। शाह का धुआंधार प्रचार। कमल के फूल पर बटन दबाकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री। विपक्ष पर जोरदार प्रहार। मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा को, आपने कभी इस देश की राष्ट्रपति पद पर गरीब आदिवासी बेटे या बेटी को बिठाया क्या? परिवारवाद, भ्रष्टाचार पर जोर। मुझे बताओ, 2G घोटाला करने वाले इंडी अलायंस वाले चाहिए या 5G देने वाले नरेंद्र मोदी चाहिए? विपक्षी दलों को नहीं वोट। कांग्रेस ने इतने लंबे समय पर 55 साल तक देश पर शासन किया, जनजातियों के कल्याण के लिए, आदिवासियों के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। रैलियों में उमड़ रही भीड़। कमल के निशान पर बटन दबाएंगे। भारत माता की जय श्री राम। शाह की रणनीति बेजोर। ना 73 चलेगी, ना 65 चलेगी। इस बार 80 की 80 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली। जीत की बुनियाद तैयार। बीजेपी ने जीत का जो लक्ष्य रखा है उसके लिए उसकी सशक्त रणनीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के दम पर बीजेपी ने देश भर में पार्टी के विस्तार का लक्ष्य रखा है और इसके लिए विपक्ष को पूरी तरह से घेरने की रणनीति बनाई भी गई है और उस पर लगातार अमल भी किया जा रहा है। गृह मंत्री शाह अपनी तमाम रैलियों में विपक्ष को आड़े हाथों ले रहे हैं और साथ ही सनातन धर्म का जयकारा भी लगा रहे हैं। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बीजेपी का सबसे पुराना और बड़ा एजेंडा रहा और उस वादे को पूरा करने में बीजेपी सफल रही है। लिहाजा अलग अलग लोकसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार में से जोर शोर से उठाकर गृह मंत्री शाह ने विपक्ष को पूरी तरह से लाचार बना दिया है और यही बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले शाह की प्रचार नीति है। शाह की प्रचार नीति। भ्रष्टाचार और परिवारवाद विपक्षी दलों की सबसे बड़ी कमजोरी है और इसी को बीजेपी ने विपक्ष को घेरने का धारदार हथियार बनाया। कह रहे हैं हमारे नेता जेल में गए। भाई मुझे बताओ, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करेंगे तो जेल में जाएंगे या नहीं जाएंगे? जोर से बोलो, जाएंगे या नहीं जाएंगे? उत्तर से लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह लगातार धुआंधार प्रचार करने में जुटे। गृह मंत्री शाह मध्य प्रदेश में मंडला और कटनी जिलों में जनसभा को संबोधित करने से पहले कटनी के विजयनाथ धाम मंदिर में दर्शन कर पूजन अर्चना की। पिछले कुछ महीनों में गृह मंत्री शाह अलग अलग राज्यों के मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। जनसभा को संबोधित करने से पहले मंदिरों में जाने का कार्यक्रम के अपने राजनीतिक मायने होते हैं। दरअसल गृह मंत्री सनातन धर्म के जरिए लोगों को एक सूत्र में बांधने की रणनीति पर अमल कर रहे हैं। इसके साथ ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर कांग्रेस सहित दूसरे विपक्षी दलों को सनातन धर्म विरोधी बताकर उस पर जोरदार हमले कर रहे हैं। मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बना दिया, एक ही 5 साल में
केस भी जीता गया, भूमि पूजन भी हो गया और 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के वादे को पूरा करके पीएम मोदी की सरकार ने देशवासियों को बड़ी सौगात दी और ये बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा आधार भी बनने वाला है। पीएम मोदी सरकार की उपलब्धियों की सूची लंबी है। सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के जरिए पीएम मोदी की सरकार ने भरोसा बहाली की राजनीति की बुनियाद रखी है और मतदाताओं से सीधा संवाद कायम करने में ये काफी अहम साबित हो रहा है। गृह मंत्री शाह जहां एक और चुनावी रैलियों में विपक्ष पर जोरदार हमले कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों को मोदी सरकार की उपलब्धियों से भी रूबरू करा रहे हैं। उन तमाम योजनाओं का जिक्र गृह मंत्री शाह कर रहे हैं जिसका फायदा देश के हर तबके और हर वर्ग के लोगों को मिला है। पीएम मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास किस तरह से बेहतर बदलाव लाने में मददगार साबित हुआ है, इसको भी जोर शोर से पेश किया जा रहा है। बीजेपी ने अब की बार 400 का नारा यूं ही नहीं दिया है, अपने लक्ष्य को हासिल करने का उसके पास मजबूत आधार भी है। बीजेपी की उपलब्धियों पर जोर। मंडला से बीजेपी उम्मीदवार फग्गन सिंह कुलस्ते के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री रानी दुर्गावती और भगवान बिरसा मुंडा समेत दूसरे सेनानियों को नमन कर अपनी शुरुआत करते। आज मैं यहाँ पर मंडला की ये वीर भूमि पर आया हूं, तब सबसे पहले रानी दुर्गावती के चरणों में इनकी स्मृति को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। इंडिया गठबंधन पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि इसका सिर्फ एक ही मकसद है और वो है अपने परिवार को आगे बढ़ाना, मगर पीएम मोदी देश और देशवासियों को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे बताओ भाई और बहनों, बेटे बेटी भतीजे भतीजी का जो चाहते हैं वो कभी आपका सोच सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, सोच सकते हैं क्या? गरीब का, इस देश के युवा का, किसान का और वंचित का अगर कोई सोच सकता है, महिला का कोई सोच सकता है, तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी सोच सकते हैं, वो कोई नहीं। पीएम मोदी सरकार की उपलब्धियों का हवाला देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश के 95 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि, 70 लाख लोगों के घरों में पानी पहुंचाया गया, लाखों माताओं को सिलेंडर दिए गए, आवास दिए गए। देश के करोड़ों गरीबों, आदिवासी और जनजातियों के कल्याण के लिए काम किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए गृह मंत्री शाह ने कहा कि उन्होंने ही जनजातीय कल्याण मंत्रालय बनाने का काम किया। पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा जयंती पर गौरव दिवस मनाने का काम किया। नरेंद्र भाई ने बिरसा मुंडा जयंती पर आदिवासी गौरव दिन मनाने की शुरुआत की। ये मध्य प्रदेश भी राज्य है। शिवराज जी जब हमारे मुख्यमंत्री थे, अब मोहन जी आगे बढ़ा रहे हैं। हमने यहां पर पूरे देश में सबसे पहले पैसा एक्ट को जमीन पर उतारने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की। विपक्षी गठबंधन के लिए ये चुनाव अपने अस्तित्व को बचाने का चुनाव है और वो अपनी सीटों को बचाने की जद्दोजहद में है, मगर गठबंधन की कमजोरी पहले ही सतह पर आ गई है। देश भर में बीजेपी के विस्तार का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है जब विपक्ष की जमीन पूरी तरह से खिसकती है और यही वजह है कि बीजेपी विपक्ष को हल्के में नहीं ले रही और उसकी कमजोर नसों को दबाकर उसे और भी कमजोर करने में जुटी है। परिवारवाद और भ्रष्टाचार विपक्षी दलों के लिए नासूर है और इसको हर चुनावी रैलियों में उछालकर विपक्ष को घेरने की रणनीति पर पूरी तरह से अमल भी किया जा रहा है। विपक्ष को घेरने की रणनीति। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री शाह ने कांग्रेस और आरजेडी को जमकर घेरा।
गया जिले के गुरारू प्रखंड में जनसभा को संबोधित किया। औरंगाबाद के साथ साथ गया की जनता के बीच भी संदेश भेजने में वो कामयाब रहे। इनके निशाने पर आरजेडी और कांग्रेस का भ्रष्टाचार रहा। देश की बदतर स्थिति के लिए कांग्रेस की 5 पीढ़ियों को जिम्मेदार ठहराया। पिछड़ा और अति पिछड़ी जातियों की राजनीति करने का दावा करने वाले लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा किया। लालू जी जिनकी गोदी में बैठे हैं, जो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पिछड़ा अति पिछड़ा का अपमान करने का काम किया। अमित शाह ने कहा कि ये वही लोग हैं जो दशकों तक राम मंदिर के मुद्दे पर लटकते और भटकाते रहे। बिहार की राजनीति की नब्ज पकड़ते हुए गृह मंत्री शाह ने आरजेडी और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि इन्होंने कर्पूरी ठाकुर के नाम पर सिर्फ राजनीति की, कभी सम्मान देने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर की राजनीति को सम्मान देने का फैसला किया और देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा। लालू जी भी कसीदे पढ़ते थे, सत्ता पर आए गए, कांग्रेस पार्टी सत्ता पर आई गई, मगर कर्पूरी ठाकुर जी का कभी सम्मान नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान कर समस्त पिछड़ा समाज का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अमित शाह ने राम मंदिर के निर्माण के बहाने कांग्रेस और राजद को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जनभावना को समझा और भूमि पूजन भी किया, राम मंदिर भी बनवाए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। 17 अप्रैल को राम मंदिर के अंदर रामलला का जन्मोत्सव मनाने का ऐलान किया। लालू यादव और कांग्रेस ने राम मंदिर के मसले को कभी प्राथमिकता नहीं दी। तुष्टीकरण की नीति अपनाने के लिए गृह मंत्री शाह ने विपक्षी दलों को घेरा। गृह मंत्री शाह की चुनावी रणनीति बेजोड़ है। उन्होंने बीजेपी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बूथ लेवल तक जो प्लान बनाया है, उसमें प्रचार नीति को आगे रखा गया है। एक तरफ जहां विपक्षी दलों के नेता सीमित लोकसभा सीटों पर अपना फोकस रखे हुए हैं, वहीं बीजेपी एक-एक लोकसभा सीट पर प्रचार करने में जुटी है। पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह अपने प्रचार अभियान में विपक्षी दलों से काफी आगे हैं। प्रचार अभियान में बीजेपी आगे। बीजेपी ने प्रचार अभियान के लिए जो रूपरेखा तैयार की है, उसे कई भागों में बांटा गया। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में दलित समुदाय के बीच कई चरणों में प्रचार की रणनीति को अमली जामा पहनाया जा रहा है। प्रचार अभियान में बीजेपी को रणनीतिक तौर पर बढ़त हासिल है। पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह ने चुनाव की पूरी रणनीति तैयार की है। इसमें एक तरफ सरकार की उपलब्धियों, पीएम मोदी का चेहरा सहित विपक्ष को किसी भी तरह राहत नहीं देने के लिए पूरा आरोप पत्र भी तैयार है। सभी जनता को, सभी मतदाताओं को विनम्र अपील करना चाहता हूं कि पोन्नार को आप दिल्ली भेजिए। भारतीय जनता पार्टी को पोन्नार की जरूरत है। मकसद बेहद साफ है कि विपक्ष को किसी भी सूरत में बीजेपी पर हमलावर होने का मौका न दिया जाए। ये जो घमंड या गठबंधन है, इंडी अलायंस है, उनका एकमात्र मकसद है, एकमात्र मकसद अपने परिवारजनों को आगे बढ़ाने का। विपक्षी दलों की हालत पहले से ही पस्त है। बीजेपी का हर स्तर पर अपना एक प्लान है। स्टार प्रचारकों की एक बड़ी लिस्ट है और हर एक लोकसभा सीट पर प्रचार को धार देने की रणनीति है। विपक्ष पर किस तरह से हमले करने हैं, इसकी पूरी रूपरेखा पहले से तैयार है। विपक्षी गठबंधन में इसको लेकर आखिर तक सहमति नहीं बन पाई और इसमें शामिल सभी दल अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार करने में जुटे। दरअसल बीजेपी की सशक्त रणनीति से विपक्षी दलों पर अस्तित्व का संकट गहरा गया है और इसने विपक्षी दलों को झकझोर कर रख दिया है। गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव प्रचार करने और बीजेपी के लिए चुनौती पेश करने की रणनीति पर प्रश्नवाचक सवाल लगा। बीजेपी की प्रचार नीति काफी असरदार साबित हो रही है। पीएम मोदी की सरकार लोगों का भरोसा जीतने में सफल नजर आ रही है और इसी का नतीजा है कि बीजेपी की रैलियों में जबरदस्त भीड़ जुट रही है। सनातन धर्म, भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप में घिरे विपक्षी दलों की मुश्किलें काफी बढ़ी हुई हैं। बीजेपी के दक्षिण में विस्तार की रणनीति भी विपक्ष के गले की फांस बन गया है। दरअसल पहली बार दक्षिण भारतीय राज्यों में बीजेपी चुनावी चर्चा के केंद्र में आ गई है और ये वो राज्य हैं जहां से विपक्ष को ऑक्सीजन मिलता रहा है। मगर जिस तरह से बीजेपी वहां पर सेंध लगाती नजर आ रही है, उससे विपक्षी दलों में काफी निराशा है। लक्ष्य पर बीजेपी की नजर।
विपक्ष को घेरने की गृह मंत्री शाह ने जो रणनीति बनाई है उसमें वो सफल नजर आ रही है। ये दोनों सीटें भाजपा को जितानी है या नहीं जितानी है? 400 पार जाना है या नहीं जाना है? विपक्षी दलों पर इस तरह से हमले हो रहे हैं कि उसके लिए अपना बचाव करना ही मुश्किल हो गया है। वोट बैंक का ध्रुवीकरण हो रहा है और जातीय समीकरण से चुनाव जीतने वाली पार्टियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और आरक्षण की राग भी बुरी तरह से फ्लॉप होता हुआ नजर आता है। पहले चरण के चुनाव से पहले पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह एक एक लोकसभा सीट को साधने में जुटे हैं। बीजेपी की रैलियों में जबरदस्त भीड़ जुट रही है और इससे पार्टी का हौसला स्वाभाविक तौर पर बुलंद है। रैलियों में मतदाताओं से सीधे संवाद स्थापित करने और उनसे अपनी उपलब्धियों पर मुहर लगवाने की पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह का स्टाइल लोगों को पसंद आ रहा है। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। जिस तरह से बीजेपी के दिग्गज भीड़ को खींच रहे हैं, जो इस बात की पुष्टि है कि बीजेपी ने अपनी जीत का जो लक्ष्य रखा है वो उसकी पहुंच में है। भाई बताओ, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करनी है या नहीं करनी है? बीजेपी की रैलियों में सनातन धर्म और परिवारवाद को लेकर भ्रष्टाचार का मुद्दा छाया है और यह उसकी जीत का सबसे बड़ा आधार बनने वाला है। दक्षिण भारतीय राज्यों में भी बीजेपी इस बार केंद्र में आ गई है। दक्षिण भारतीय और पूर्वोत्तर के राज्यों में बीजेपी अपने विस्तार को सुनिश्चित करने में जुटी है। पिछले कुछ वर्षों में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित पार्टी के दिग्गज ने इन राज्यों का लगातार दौरा कर अपने आधार को मजबूत बनाने की कोशिश की। दूसरी ओर विपक्ष ने इन राज्यों में कोशिश बहुत कम की। ये स्थिति तब है जब विपक्ष को जो थोड़ी बहुत राहत दक्षिण भारतीय राज्यों से ही मिलती रही है। गृह मंत्री शाह के चुनावी चक्रव्यूह में विपक्ष पूरी तरह से फंस चुका है। पीएम मोदी की सरकार को घेरने के लिए अब उसके पास कोई सशक्त मुद्दा नहीं है, सिवाय इसके कि पीएम मोदी ने अपने पिछले 2 कार्यकाल के मुकाबले अपनी तीसरी पारी में और बड़े फैसले लेने का ऐलान किया है और इसी को विपक्ष हथियार बनाते हुए लोकतंत्र को बचाने की लगातार दुहाई दे रहा है। लेकिन ये बीजेपी को घेरने में कारगर साबित होता नजर नहीं आ रहा। पीएम मोदी के लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है और उन्होंने अपनी लीडरशिप में देश को सशक्त बनाने में काफी अहम भूमिका निभाई है और यही मोदी की जीत की गारंटी भी बनने जा रही है। मतदाताओं का बड़ा भरोसा। पीएम मोदी ने भरोसा बहाली की राजनीति की शुरुआत की। घोषणा पत्रों में किए वादों को पूरा कर बीजेपी ने लोगों का भरोसा जीता और अपनी तीसरी पारी के लिए पीएम मोदी ने और बड़े फैसले लेने का लोगों को भरोसा दिलाया। 2024 के बाद हमारे तीसरे टर्म में देश की विकास यात्रा और तेजी से बढ़ेगी और मेरे तीसरे कार्यकाल में आप अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे। ये बीजेपी की जीत के आधार को और ज्यादा मजबूत बनाता नजर आता है। हालांकि इसको लेकर विपक्ष लोकतंत्र को बचाने की दुहाई दे रहा है, लेकिन इसका असर इसलिए भी असरदार साबित नहीं हो रहा क्योंकि पीएम मोदी ने लोकतंत्र के प्रति जो आस्था दिखाई है उस पर लोगों को भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी देश हित में बड़े और कड़े निर्णय लेने से कभी पीछे नहीं हटती। बीजेपी समर्थक आने वाले बदलाव से खुश हैं। पीएम मोदी की सरकार ने बदलाव की राजनीति की बुनियाद रखी और विश्वसनीय राजनीति की नई परिभाषा गढ़ी। इसी का नतीजा है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता चरम पर है और विपक्ष के पास उन्हें टक्कर देने के मामले में कोई आसपास भी नहीं फटकता। ये चुनाव 2-3%, 5% और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है और जो बाकी हिंदुस्तान चाहता है वो इस मैनिफेस्टो में है। बीजेपी ने 370 सीटों पर जीत का जो ऐलान किया वो देश के अलग अलग हिस्सों में पार्टी को लेकर मिल रहे फीडबैक के आधार पर किया है। उत्तर भारतीय राज्यों में बीजेपी को जीत के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद वो अपनी सीटों को इंटैक्ट रखने के साथ ही इसमें बढ़ोतरी की संभावनाएं भी तलाश रही है। ये परिवारवादी गठबंधन, उनका उद्देश्य क्या है? महाराष्ट्र में शरद पवार है, उनका उद्देश्य है अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना। उद्धव ठाकरे का उद्देश्य है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। तमिलनाडु में स्टालिन का उद्देश्य है
अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, बंगाल में ममता दीदी का उद्देश्य है अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना और सोनिया जी का उद्देश्य है राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना। इसके साथ ही दक्षिण भारतीय राज्यों में उसका फोकस है और इस बार दक्षिण से चुनावी नतीजे बीजेपी के हक में आने की उम्मीद की जा रही है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। विपक्ष के मुद्दे में धार का अभाव है। देश में पीएम मोदी की लोकप्रियता और गृह मंत्री शाह की सशक्त चुनावी रणनीति की बदौलत बीजेपी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है, लेकिन हर एक पहलू पर गौर करके बीजेपी इसे और पुख्ता बना रही है। बीजेपी 400 पार के लक्ष्य को हासिल कर इतिहास रचना चाहती है और ये उसके देश भर में विस्तार के लक्ष्य को पूरा करने में भी मददगार साबित होने वाला है। सनातन की जयकार, शाह का आर पार के हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बाकी की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।